नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका संपूर्ण अध्ययन में। मैं हूं साकित मिश्रा। आज मैं लेके आया हूं वाक्य के बारे में मैं आपको आज जानकारी दूंगा कि वाक्य होते क्या हैं। आइए तो जानते हैं वाक्य के बारे में, वाक्य क्या है। देखिए, सबसे पहले आप वाक्य समझ जाइए कि वाक्य होता क्या है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे ये जो पहली लाइन लिखी हुई है, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो वह वाक्य कहलाता है। ठीक है मित्रों, एक वाक्य ये लिखा हुआ है। आप दूसरा वाक्य देख सकते हैं, नीचे लिखा हुआ है वाक्य के 6 तत्व होते हैं। ठीक है मित्रों, इसी प्रकार से आप और नीचे चलेंगे हम तो आप नीचे देख सकते हैं ये कुछ वाक्य और लिखे हुए हैं। जैसे ये लिखा है, जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। ठीक है मित्रों, तो ये इतने सारे वाक्य यहाँ पे ये पूरी भाषा में वाक्यों का ही इस्तेमाल होता है। बिना वाक्य के हम भाषा नहीं बोल सकते। ठीक है मित्रों, तो देखिए यहाँ कुछ उदाहरण हैं। डाकिया पत्र भेज रहा है। ठीक मित्रों, तो ये सारे वाक्य हैं। तो ये वाक्य क्या हैं? अक्षर शब्दों से मिलके बने हुए हैं और ये व्यवस्थित हैं साथ में। कैसे हैं मित्रों? ये व्यवस्थित हैं, इसलिए हम इन्हें वाक्य बोलेंगे। जहाँ पे जो शब्द होना चाहिए वहाँ पे ही ये शब्द लगा हुआ है। ठीक है मित्रों, तो इसलिए हम इसे वाक्य कहते हैं। ठीक मित्रों, तो जो सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह होता है उसे ही हम वाक्य कहेंगे। हम किसी भी कुछ शब्द जैसे लिखे हुए हैं उनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है तो हम उसे वाक्य नहीं कहेंगे। जैसे कि मैं आपको उदाहरण दूं, जैसे यहाँ पे लिखे हैं ये वाक्य के 6 तत्व होते हैं। ठीक है मित्रों, तो ये लिखे हैं 6 तत्व होते हैं। अब अगर हम बोलें सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, पदक्रम और अन्वय, तो ये कोई वाक्य नहीं हुआ। ठीक है मित्रों, तो इससे क्योंकि कुछ अर्थ नहीं निकल रहा, कुछ अपेक्षित अर्थ प्रकट नहीं हो रहा है, इसलिए अगर ये शब्द, ये सारे जो 6 तत्व हैं, अगर हम इनको एक लाइन में लिख दें तो इनका कोई भी अर्थ नहीं निकल पा रहा है। बस हमें ये समझ में आ रहा है कि ये कुछ शब्द लिखे हुए हैं। ठीक है मित्रों, तो जिससे सार्थकता समझ में आए, जिन शब्दों के समूह से, व्यवस्थित समूह से साक्षरता अपेक्षित अर्थ प्रकट हो और सार्थकता समझ में आए, उसे ही हम क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। ठीक है मित्रों, अब देखिए वाक्य के 6 तत्व होते हैं: सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, पदक्रम और अन्वय। तो ये 6 तत्व हैं। अब मैं आपको एक एक करके इनके बारे में बताता हूँ। सार्थकता क्या होता? तो देखिए, वाक्य में कुछ ना कुछ, देखिए आप इसके नाम से ही समझ रहे होंगे सार्थकता, तो कुछ इसका कुछ अर्थ निकलेगा, कुछ सार्थक अर्थ निकलेगा। ठीक है मित्रों, तो देखिए वाक्य का कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होता है, अतः इसमें कुछ सार्थक शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है मित्रों, तो ये पहला शब्द हो गया कि वाक्य में सार्थकता होगी तभी उसे हम वाक्य कहेंगे। ठीक, फिर योग्यता से आप समझ जाइए, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में प्रसंग के अनुसार अपेक्षित अर्थ प्रकट करने की योग्यता होती है। ठीक मित्रों, तो जो भी उसमें सार्थक शब्द उपयोग हुए हैं और जिसके बारे में वो, जिस चीज़ के बारे में वाक्य है, तो जो भी उसमें प्रसंग है तो उसके अपेक्षित वो अर्थ प्रकट करने की योग्यता होती है। ठीक, जैसे कि हम बोलें कि एक शब्द बोलें, पानी खाया। ठीक है, उसने पानी खाया, तो ये कोई पानी खाने की चीज़ नहीं होती, तो यहाँ पे कुछ योग्यता, ये अयोग्यता दर्शा रहा है। ठीक है, तो हम इसका सही वाक्य क्या हो गया? उसने पानी पिया। ठीक है, तो ये सही उसकी योग्यता यहाँ पे प्रकट हो रही है कि पानी खाया नहीं, पिया जाता है। ठीक है मित्रों, अब आकांक्षा से आप क्या समझेंगे? देखिए, आकांक्षा का अर्थ है इच्छा। ठीक, आकांक्षा का अर्थ क्या होता है? इच्छा होता है। वाक्य में कुछ ना कुछ इच्छा जरूर होगी। जैसे कि उसने पानी पिया, तो यहाँ पे क्या अभिव्यक्त हो रहा है कि जो भी था उसको पानी पीने की इच्छा थी।
आकांक्षा थी। ठीक है, क्योंकि उसे प्यास लगी तो इसलिए उसमें वो आकांक्षा जागी। उसमें किसी ऐसे शब्द की कमी नहीं होनी चाहिए जिसके कारण अर्थ की अभिव्यक्ति में अधूरापन लगे। जैसे बोले पत्र लिखता है, तो इस वाक्य में हम क्या, इसमें इस वाक्य में क्या जानने की इच्छा प्रकट हो रही है? कर्ता जानने की इच्छा प्रकट हो रही है। ठीक है मित्रों, तो अतः पूर्ण वाक्य कैसा होगा? हम बोल रहे हैं कि साकेत ने पत्र लिखा। ठीक मित्रों, या बोल दें कि समर्थ ने पत्र लिखा। ठीक मित्रों, तो इस प्रकार से इस वाक्य, ये वाक्य पूरा है, इस वाक्य की आकांक्षा पूरी हो गई कि वो कर्ता के बारे में पूछ रहा था। ठीक है मित्रों, तो अब निकटता, निकटता क्या? बोलते तथा लिखते समय वाक्य के शब्दों में परस्पर निकटता होना आवश्यक है। ठीक है, रुक रुक कर बोले या लिखे गए शब्द वाक्य नहीं बनाते। ठीक, जैसे कि अगर हम कोई वाक्य लिख रहे हैं और अगर हम उन्हें दूर दूर लिख दें तो वो कोई वाक्य नहीं कहलाएगा। उसमें अगर ज़्यादा जगह है तो हमें कोई भी वाक्य बोलते बोलते रुक जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा कि इसके बाद क्या है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, ये वाक्य लिखा है, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह। ठीक, अब समूह के बाद मान लीजिए यहाँ जिससे के बीच में, समूह और जिससे के बीच में ज़्यादा फर्क होता तो आप समूह पे आके ही रुक जाते, तो क्या होता, आगे वाक्य नहीं बढ़ पाता। इसलिए लिखते और बोलते समय जो प्रवाह होता है हमारा, उसमें ज़्यादा रुकावट नहीं होना चाहिए। ठीक मित्रों, जैसे मैं ही बोल रहा हूँ, अब मैं बोलते बोलते रुक जाऊँ, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह, अब मैं थोड़ी देर रुका रहूं तो अब उसके बाद फिर बोलूं जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो, तो आप क्या वाक्य का सही अर्थ निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए बोलते और लिखते समय निकटता का अवश्य ध्यान रखा जाता है। अब पदक्रम, पदक्रम क्या होता है? जैसे कि कोई भी वाक्य है, जैसे यही वाक्य ले लें, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो। ठीक मित्रों, अब अगर इसमें हम ये वाला शब्द आगे रख दें, जिससे सार्थक शब्दों का अपेक्षित अर्थ प्रकट हो, यहाँ व्यवस्थित बाद में लिख दें, तो ये क्या होगा? वाक्य बिल्कुल उल्टा सीधा हो जाएगा, खिचड़ी हो जाएगा, वाक्य की आगे का पीछे, पीछे का आगे, और उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक मित्रों, तो इसलिए पद क्रम का भी वाक्य में ध्यान रखा जाता है। अब आखिरी तत्व है अन्वय। ठीक मित्रों, अब अन्वय क्या होता है? अन्वय का अर्थ होता है मेल। तो वाक्य में क्या होना चाहिए? जिस प्रकार से लिंग इस्तेमाल हुआ है उसी प्रकार से उसका वचन होगा, उसी प्रकार से उसका पुरुष होगा, उसी प्रकार से उसका क्या होगा मित्रों? काल होगा, और उसी प्रकार से उसका कारक होगा। जैसे बालक और बालिकाएं गईं। ठीक है, तो इसमें देखिए कर्ता क्रिया अन्वय ठीक नहीं है। बालक और बालिकाएं गईं, इसमें कर्ता और क्रिया क्या है का अन्वय ठीक नहीं है। शुद्ध वाक्य क्या होगा? बालक और बालिकाएं गए। ठीक मित्रों, तो ये सही इसका वाक्य होगा। जैसे कि बोलें कि राधा नाच रहा था, तो देखिए नाच रहा था नहीं, राधा एक लड़की है, इसलिए क्या बोलना पड़ेगा हमें? राधा नाच रही थी। ठीक मित्रों, तो इस प्रकार से उसकी वचन और लिंग का ध्यान रखते हुए क्रियाओं का उपयोग करते हैं। तो ये इसी को हम कहते हैं अन्वय, कि उनका आपस का अन्वय सही बैठना चाहिए। ठीक मित्रों, अब आइए आगे जानते हैं वाक्य के अंग के बारे में। अब वाक्य के अंग क्या होते हैं? देखिए, वाक्य के दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। तो उद्देश्य के बारे में जान लेते हैं। देखिए, जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा है उसे हम उद्देश्य कहेंगे। ठीक, तो जिसके बारे में हम कुछ कह रहे हैं उसे हम उद्देश्य कहेंगे। जैसे डाकिया पत्र भेज रहा है, सचिन अच्छा खेल रहा है। ठीक है मित्रों, तो यहाँ क्या है? यहाँ हम किसके बारे में बता रहे हैं? डाकिया के बारे में बता रहे हैं और सचिन के बारे में बता रहे हैं। और इनका उद्देश्य क्या है? दोनों कर्ताओं का अलग अलग उद्देश्य है। जैसे अलग अलग उद्देश्य क्या है? तो इनके बारे में कुछ उद्देश्य बताया जा रहा है कि डाकिया पत्र भेज रहा है,
तो ये इसमें किसके बारे में कुछ बताया जा रहा है? डाकिया के बारे में। तो डाकिया का उद्देश्य बताया जा रहा है कि वह पत्र भेज रहा है। तो इसके बारे में कुछ, डाकिया के बारे में कुछ बताया गया, इसलिए यहाँ पे उद्देश्य क्या है? डाकिया है। ठीक है मित्रों, जैसे एक और, परिश्रम करने वाला व्यक्ति सदा सफल होता है। इस वाक्य में कर्ता का विस्तार परिश्रम करने वाला है। ठीक मित्रों, तो इसमें क्या है? इसमें उद्देश्य क्या है? परिश्रम करने वाला। ठीक, यहाँ पे उद्देश्य क्या है? सचिन। ठीक है मित्रों, तो यहाँ मतलब आप समझ गए होंगे उद्देश्य किसे कहेंगे? जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा है। अब विधेय क्या होता है? वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। ठीक है, अब देखिए उद्देश्य के बारे में क्या बोल रहे हैं? पत्र भेजा जा रहा है, तो ये क्या हो गया? विधेय हो जाएगा उस वाक्य का। या सचिन अच्छा खेलता है, तो अच्छा खेलता है क्या हो जाएगा? सचिन उस इस वाक्य का विधेय हो जाएगा। ठीक है मित्रों, तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम, अगली वीडियो में वाक्य के भेद के बारे में जानेंगे। ठीक है मित्रों, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों, जय भारत।